हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और सही होंगे और पढ़ाई में ध्यान भी लगा रहे होंगे। तो मैं पहले आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली बात, हाँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो बता देती हूँ आपको कि जिसे भी हिंदी के नोट्स चाहिए थे और जिन्हें PDF चाहिए था या जिसे भी हिंदी का वीडियो चाहिए था, तो उन्हें एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, दोबारा नहीं, पहली बार ही बताती हूँ कि अगले महीने से, मतलब नेक्स्ट मंथ है, हम हिंदी के वीडियो भी अपलोड करेंगे, ठीक है। आपके लिए हिंदी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी है, जो भी समस्या आपको आती है, जो चैप्टर से रिलेटेड, उन सबको हम अगले महीने से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप सबको जिसे जिसे हिंदी का चाहिए वो मुझे बता दें, और जिसने कहा है, जो लोग जिन लोगों को चाहिए मैं उनको प्रोवाइड तो करूँगी, ठीक है। और किसे किसे चाहिए, और मतलब कि कोई और सब्जेक्ट का, तो वो भी बता दीजिए, ठीक है। तो हम चलिए, हम बात तो बहुत हो गई, हम चैप्टर पर शुरू करते हैं, फोकस करते हैं। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, हिंदी का अगले महीने से हम वीडियो डालेंगे, कोई दोबारा क्वेश्चन ना करे, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन भी है और चैप्टर्स भी हैं, ठीक है। तो चलिए, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं हम, समकालीन विश्व में सुरक्षा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 जो है क्लास 12 का है, ठीक है। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 है जो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम जाए कि हम चैप्टर को पढ़ते हैं। तो समकालीन विश्व में सुरक्षा, सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा सुरक्षा, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो सुरक्षा। क्या है सुरक्षा, क्यों है सुरक्षा, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें सुरक्षा की, क्या है खतरा, ठीक है। मानव का क्या अस्तित्व है, ठीक है, खतरे को लेकर, ये सब हम इसमें जानेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगी कि जो सुरक्षा है उसका मतलब ये होता है कि हमें किसी चीज़ से बचाओ, किसी चीज़ से, क्या, खतरों से बचाओ, ठीक है। हम खतरों से बचाओ कैसे कर सकते हैं, घर में रहकर, बाहर ना जाकर। एक मान लीजिए एक व्यक्ति सोचता है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो बाहर कितने सारे खतरे हैं हमारे पास आते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी है, उससे एक्सीडेंट हो सकता है, वो खतरा है। कहीं ड्राइव कर रहे हैं, उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो खतरा है, ठीक है। कहीं हमें चोट लग गई या कुछ हो गया, बाहर जाते जाते तो बहुत सारे खतरे हमारे सर पे मंडराते हैं, ठीक है। ये एक टॉपिक हो गया। दूसरा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाते जब भी खतरा है। क्या हमें घर में कोई खतरा नहीं हो सकता, घर में क्या खतरा हो सकता है, क्या पता हम जहाँ पर जिस छत के नीचे बैठे वो छत गिर जाए, फिर क्या होगा। तो क्या हम सुरक्षित है, नहीं, हम सुरक्षित नहीं है, ठीक है। हम सुरक्षा के अंदर नहीं है, ठीक है। हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जैसे कि चाहे वो घर हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो कहीं भी हो, इंसान को खतरा होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमें पता है कि हम सुरक्षित, खतरा है तो हम क्यों ऐसा करें। लेकिन जब हमें खतरे से बचने के लिए कुछ समाधान भी हमें ढूंढना पड़ता है, जिसे हम सुरक्षा कहते हैं। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं तो गाड़ी देखकर चलें तो ज़रूरी है हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं होगा। घर में है, घर हमने अच्छी तरह सीमेंट से बना रखा है, तो ज़रूरी है हमारे ऊपर गिर जाएगा, नहीं ना। कोई कहेगा पंखा गिर जाए, मान लीजिए पंखा हमने सही से लगवा रखा है, तो ज़रूरी है वो गिर जाएगा, नहीं ना। ये बात हो गई कि हमारी सुरक्षा कैसे की जाती है, ठीक है। ये हमारी बात हो गई। अब हम बात करेंगे मानव के अस्तित्व की, यानी हम चैप्टर को लेकर हम विश्व में कैसे सुरक्षा की जाती है उस बारे में बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको सबको। देखिए, जब भी कोई राष्ट्र कुछ करता है अथवा उसके कुछ करने में असफल होता है, तो संभव है कि इससे किसी अन्य देश के केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचती हो। जब भी राहगीर अपनी राह में लूटता है तो आम आदमी की रोज़मर्रा की जिंदगी को क्षति। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, किसी ने उसको लूट लिया,
उसका कोई सामान चोरी कर लिया तो उसके जीवन पे तो प्रभाव पड़ेगा, आम सी बात है। यानी वो बाहर गया तो उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ लूट हो गई और उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। क्या पता उसके जो कुछ चोरी हुआ है, जो लूटपाट हुआ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो उसके लिए। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता उसमें इतने पैसे हों कि उसकी पूरी पूंजी हो, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा समस्या है जो हमें कहते हैं कि हमें सुरक्षा, जो हमारी खतरा हमारे आगे हमारे सामने है, ठीक है। हम वो सुरक्षा, वो खतरे की बात हो रही है कि हमें किस किस तरह से खतरा हमारे सामने है। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते। आई होप आपको सुरक्षा क्या है ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने बात की खतरे की, तो फिर खतरा क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। सुरक्षा कैसे की जाती है वो बता दिया कि सुरक्षा क्या है। सुरक्षा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सुरक्षा नहीं कर सकते तो हम हर दूसरे दिन लूट हमारी होती रहेगी, हम मरते रहेंगे, हमारा एक्सीडेंट होता रहेगा। तो वो क्या है, इस चीज़ से बचने के लिए हम जो समस्या, जो प्रक्रिया यूज़ करते हैं उसे सुरक्षा कहते हैं। इतना समझ में आ गया? आई होप आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला पारंपरिक अवधारणा, पारंपरिक धारणा, आंतरिक सुरक्षा। दो तरह से सुरक्षा होती है, एक बाहरी सुरक्षा और एक आंतरिक सुरक्षा। मैंने तुम्हें आपको पहले भी बताया कि जो सुरक्षा है हमें घर से भी हो सकती है, घर में है तो उससे भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। तो हमें दोनों तरह से बचना चाहिए, ठीक है। एक तो आंतरिक रूप से भी बचना चाहिए, हमें बाहरी रूप से भी बचना चाहिए, ठीक है। तो हम अभी पहले बात करेंगे आंतरिक सुरक्षा क्या होती है, ठीक है, कैसे बनते जाए। चलिए आगे, हम बिना टाइम जाया करें पढ़ते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस पहलू पर ज़्यादा जोर दिया गया, किस पे? सुरक्षा पे। इसका कारण यह है कि दुनिया के अधिकतर ताकतवर देश अपनी मंजूरी सुरक्षा के प्रति कमोबेश तत्व थे। हमें पहले कहा था कि संभव है कि स्थिति को नज़र रखने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ऐतिहासिक रूप से सरकारों के सरोकार बनी चली आ रही थी, लेकिन उसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसे हालात और संभव सामने आए कि सुरक्षा पाने की तुलना में कई कम महत्व की चीज़ बनने की तुलना में कहीं कम महत्व चीज़ बन गई। इतना समझ में आ गया? 1945 के बाद ऐसे जान पड़ता है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ की सीमा के अंतर्गत एकीकरण शक्ति संपन्न है। अधिकांश यूरोप एशिया देशी, खासकर ताकतवर पश्चिमी यूरोप के सामने अपने सीमा के भीतर बसे सामुदायिक अथवा वर्षों से कई गंभीर खतरा नहीं था, ठीक है। इस कारण इन देशों ने अपना ध्यान सीमा पार खतरों पर केंद्रित किया। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि जब दूसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ था तब सुरक्षा क्या होती है और खतरा क्या होता है, गंभीर खतरा, ठीक है। उस पर किसने ध्यान नहीं दिया? क्यों? क्योंकि इतनी गंभीर खतरा कभी सामने आया भी नहीं था, ठीक है। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद उनको सुरक्षा, यानी गंभीर जो खतरा है वो सामने आने लगी, सुरक्षा की बात सामने आने लगी, ठीक है। और जो देश थे उन्होंने अपना ध्यान सीमा पार खतरों पर केंद्रित किया, ठीक है। अपने घर से ज़्यादा बाहर, जो जैसे यानी है हमारा घर है, तो हमें पहले बाहर पे ध्यान देना है कि बाहर कैसे सुरक्षा किया जाए। मान लीजिए हम तो घर में सुरक्षित हैं, बाहर से चोर आके सब कुछ लूट जाए तो क्या करोगे? इसलिए बाहर पहले हम सुरक्षा करेंगे, यानी दीवार को लगाते हैं हम अपने घर में सुरक्षित करने के लिए। उसके बाद हम आंतरिक सुरक्षा पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो यही बात कही गई कि जो विश्व युद्ध थे, देश ने क्या किया, अपनी सीमा पार खतरों पर केंद्रित किया। ये समझ में आ गया क्यों केंद्रित किया? क्योंकि उन्हें पता था कि हम घर तो बचा लेंगे, लेकिन पहले जो बाहर से आ रही है समस्या
उनसे निपटा जाए, ठीक है। उनसे निपटने के लिए उन्होंने इस खतरे पर ध्यान केंद्रित किया। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिर हमें संदर्भ और स्थिति पर ध्यान देना होगा। हम इस बात पर जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला, ठीक है। सबको पता है जो दूसरा विश्व युद्ध था उसके बाद क्या हुआ था, शीत युद्ध था। किसके बीच, अमेरिका और किसके पास था, सोवियत संघ, ठीक है। सोवियत संघ के बीच हुआ था, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट के सोवियत संघ के अगुवाई वाले साम्यवादी एक दूसरे के आमने सामने थे, ठीक है। जो शीत युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ के। ये बात सब जानते हैं, आम सी बात है, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों गुटों को अपने ऊपर एक दूसरे के से अन्य हमले पर ध्यान था, ठीक है। यानी कोई और हमला ना कर दे, सैन्य हमला ना कर दे, इस पर भय था, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ यूरोपीय देशों को अपने औपनिवेशिकृत जनता को खून खराबे की चिंता सता रही थी, ठीक है, सता रही थी। यानी देखिए उस टाइम क्या था कि जब सभी लोग थे, उन्होंने क्या किया था कि बाहरी यानी अपने हथियारों की होड़ तो पड़ी होगी, वो क्यों था, सुरक्षा के लिए ही था, ठीक है। अब उनको ये था कि उनको अपनी वैसे जो जनता है उस पर खून खराबा ज़्यादा ना हो, इस बात की चिंता सता रही थी। इसलिए उन्होंने क्या किया था, हथियारों की होड़ की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह है लोग आज़ादी चाहते थे, ठीक है। इस सिलसिले में हम याद करेंगे कि 1950 के दशक में फ्रांस और वियतनाम अथवा सन 1950 से 1960 के दशक में ब्रिटेन को केन्या में झुकना पड़ा, ठीक है। केन्या में कब की बात हो रही है, ये 1950 से लेकर 1960 के दशक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। औपनिवेशिक 1940 के दशक में उत्तरदायित्व के आज़ाद होना शुरू किया और इनमें सुरक्षा सरोकार अफसर यूरोपीय ताकतों के सामने थे, ठीक है। कुछ अन्य नव स्वतंत्र देश यूरोपीय ताकतों के समान शीत युद्ध कालीन गुटों में से न एक सदस्य बन गए, ठीक है। अब वो क्या हुआ कि उन्होंने शीत युद्ध में सदस्यता ले ली। कौन थे, जो उनकी अगुवाई में थे, ठीक है। ऐसे में इन देशों को जोर पड़ते शीत युद्ध की चिंता करनी थी और एक दूसरे खेमों में जाने वाले पड़ोसी देश अथवा दूसरे गुटों के नेता से ठठानी थी, ठीक है। यानी वो उन्हें बचना चाहिए था, किससे बचना चाहिए था, गुट में शामिल होने थे, ठीक है। या अमेरिका अथवा सोवियत संघ के किसी साथी देश के वैस मौलना था, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए उनमें से 1/3 युद्ध के लिए शीत युद्ध जिम्मेदार था, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि उसके बाद विश्व युद्ध के बाद जो भी युद्ध हुआ उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था, वो शीत युद्ध था, ठीक है। शीत युद्ध कौन, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो कहते हैं ना कि विचारिक युद्ध हुआ था, उसे कहते थे शीत युद्ध। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से अधिकांश युद्ध तीसरे दुनिया में है। तीसरे दुनिया कौन सा था, तीसरा दुनिया गुटनिरपेक्ष था, याद रखिएगा इस बात को। जिस तरह विदा होती औपनिवेशिक ताकतों को अपनी उपनिवेशों के खून खराबे का भय सता रहा था, उसी तरह आज़ादी के बाद कुछ औपनिवेशिक मुल्कों को डर था कि उनके यूरोपीय औपनिवेशिक शासक कहीं उन पर हमला ना कर दे, ठीक है। देखिए किस बात का खतरा था, ताकि दूसरा देश उन पर हमला ना कर दे। ये क्या है,
खतरे से बचने, मतलब कि यानी खतरा कहीं से भी आ सकता है, वो वाली बात हो गई, ठीक है। यानी और खुद का सुरक्षा कैसे करे, वो अपने ऊपर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में इन मुल्कों को एक साम्राज्यिक युद्ध में अपनी सुरक्षा करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, कैसे करेंगे सुरक्षा, खुद अपनी मर्जी से करेंगे, यानी अपने हिसाब से करेंगे, तो वो होगा हमारी सुरक्षा, ठीक है। आगे देखिए, एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौती यूरोपीय देश के मुकाबले दो मायनों में विशिष्ट थी। किसके, यानी जो देश थे, जो पड़ोसी देश थे, उनके मामले में दो बातें जो थी वो विशिष्ट थी। एक तो यह थी कि देश में अपने पड़ोसी देश के लिए सैन्य हमला की आशंका थी, ठीक है। दूसरा ये कि अंदरूनी सैन्य संघर्ष की चिंता करनी थी, ठीक है। या इतना समझ में आ गया आपको? उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए। इन देशों की सीमा का खतरा तो था ही, अक्सर खासकर पड़ोसी देश से साथ ही भीतर से भी खतरे की आशंका थी, ठीक है। क्या पता उनके पड़ोसी देश कब घर में घुसा है, नहीं पता, कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए उनको दोनों तरफ से खतरा थी। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेक नव स्वतंत्र देश संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अथवा औपनिवेशिक ताकतों को कहीं ज़्यादा अपने पड़ोसी देशों की आशंका थी, ठीक है। ताकतवर देशों से भी नहीं, किसी और से भी नहीं, सबसे ज़्यादा खतरा किससे होता है, पड़ोसी देशों से, ठीक है। ताकि इंसान, इसलिए तो पड़ोसी ही ज़्यादा क्या करते हैं, उन पे वार करते हैं। बाकी और देश तो क्या मतलब है, क्योंकि तुम वहाँ हो और कोई कहीं है तो वो तो कब्जा नहीं कर पाएंगे ना, ये बात हो गई। चले आगे बढ़ते हैं। इनके बीच सीमा रेखा और भूक्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण को लेकर एक करके सभी सवालों पर झगड़ते हैं, ठीक है। देखिए, कोई और नहीं झगड़ने आता, जो सीमा विवाद को लेकर कौन करता है, जो पड़ोसी होते हैं, और कोई नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अलग राष्ट्र देश बनाने पर तुले अंदर के अलगाववादी आंदोलन में से भी इन देशों को खतरा था, ठीक है। जो अलगाववादी करते हैं, यानी कि अलगाववादी मतलब कि अपने देश से दूर होने के लिए, अपना एक राष्ट्र बनाने के लिए क्या होता है, अलगाववादी आंदोलन किया जाता है। इस बात से भी क्या होता है, उन देशों को खतरा होता है। इतना समझ में आ गया? क्योंकि अगर घर में लड़ाई चलेगा तो क्या वो घर टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, टिकना मुश्किल है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते। कोई पड़ोसी मुल्क के ऐसे अलगाववादी आंदोलन को हवा दे अथवा उसकी सहायता करे तो दो पड़ोसी देश एक दूसरे के बीच की तनाव स्थिति बनती थी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्व के स्वतंत्र संघर्ष में 45% आंतरिक युद्ध के अंतर्गत सन 1946 और 1991 के बीच गृह युद्ध की संख्या को दूसरे दुगने विश्व युद्ध वृद्धि हुई, ठीक है। दुगनी वृद्धि कब हुई? 1947 लेकर 1991, ठीक है। जो पिछले 200 वर्षों में सबसे लंबी छलांग थी, ठीक है। क्या थी? जो खतरा बढ़ गया था वो 1945 से 1951 तक ज़्यादा बढ़ गया था, ये बताया गया है। चलिए, इसी तरह पड़ोसी देशों के युद्ध और आंतरिक संघर्ष नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती होती है। ये समझ में आ गया आपको? अभी हमने क्या बताया, हम ये पढ़ रहे थे आंतरिक सुरक्षा, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा, बाहर की तो बात हो गई। आंतरिक सुरक्षा यही थी कि देखिए, इंसान को अपने पड़ोसी देश से ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। और इसमें ये भी होता है कि क्या होता है, जो आंतरिक अलगाववादी आंदोलन होते हैं, आंदोलन से भी क्या होता है, खतरा होता है, ठीक है।
आंदोलन भी क्या करता है, देश को बांटने का काम करता है। ठीक है, अब कोई आतंकवादी घर में घुसा है, इसका खतरा हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या था, आंतरिक खतरा। आंतरिक खतरा किस तरह से, मतलब कि हमने जाना कि क्या क्या आंतरिक खतरा हो सकता है। आंतरिक खतरा जो अंतर अलगाववादी आंदोलन कर सकते हैं, जो पड़ोसी देश हैं हम पर वार कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं होते। उसके बाद जो आतंकवादी अगर घुस आए तो वो खतरा बढ़ सकता है हमारा, यही बताया गया इसमें। तो अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कुछ ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब